और इस बार जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, एक ग्रामीण अंचल से हैं तो दूसरे शहरी क्षेत्र से हैं। आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक खातेगांव से, उनका हम स्वागत करते हैं। और साथ में राजेश यादव जी, डीडीए के प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के रूप में, स्थानीय नेता के रूप में आपकी पहचान है। शुरुआत आशीष जी आप ही से करते हैं सर। इस समय चूंकि चुनाव आ गया है तो विकास के संदर्भ में पहले बात होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां रही आपकी, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, जिनके सहारे आप एक बार फिर 23 में जनता के बीच जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों में समान रूप से विकास की आवश्यकताओं पर काम किया है। अधिकांश शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकायों के चुनाव में जीत मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाहे स्वच्छता अभियान हो, जल जीवन मिशन के काम हो, या नगरों के विकास की आधारभूत संरचनाओं के लिए केंद्र सरकार से राशि देने का मामला हो, नगर की जनता राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से संतुष्ट है। और जहां तक बात है ग्रामीण क्षेत्रों की, तो भारत गांवों में बसता है। गांव को पक्की सड़क से जोड़ना हो, चाहे वहां पर पेयजल की योजनाएं पहुंचाना हो, हमारे ग्राम पंचायत भवन को, ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड की सुविधा देना हो, या वहां पर कचरा संग्रहण के लिए वाहन देना हो, आज गांव-गांव में स्वच्छता, पेयजल और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अच्छा काम हुआ है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि गांव भी पहले से अधिक सुंदर और सुदृढ़ बने हैं, शहर भी पहले से अधिक सुंदर और सुदृढ़ बने हैं। चलिए, खूब सारे विकास की जो है आपने संकल्पनाएं बताई, लेकिन ये सारी या तो केंद्र सरकार पे आधारित थी या राज्य सरकार पे। हम ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे अगले सवाल के साथ में कि स्थानीय स्तर पे क्या उपलब्धियां हैं, लेकिन एक बार राजेश जी के पास पहुंचते हैं। सर, देवास के संदर्भ में चर्चा करें, शहर के संदर्भ में चर्चा करें, जो मॉड्यूल आप लोगों ने अब तक के पेश किया, खुद आप कितने संतुष्ट हैं उससे? देखिए, हम यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद के मध्य प्रदेश की बात करते जी। हैं तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, आपको स्वयं को लगेगा कि वास्तव में जिस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश की जनता ने विश्वास किया था, हम उस पर पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं। नहीं, किस तरह से खरे उतरे हैं सर? देवास में ऐसा क्या बदलाव ले आए आप? क्योंकि हर बार बात होती है दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल की, बीच में उमा जी और बाबूलाल जी भी रहे, लेकिन जब बात होती है तो बड़ा अंतर दिखाई देता है कि ये बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देवास की होती है तो ये औद्योगिक शहर है, औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक जिला है। कितने उद्योग दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लगने के बाद में आपके शासनकाल में नए लगे हैं? नए उद्योग अभी लगातार लगे हैं, चाहे इक्का हो, अभी भारतीय पार्टी की सरकार के बाद यहाँ पर आया है। अभी नया एक पूरा उज्जैन रोड पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया है, वहाँ पर भी नए उद्योग अभी हो रहे हैं। और विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टर सबमिट करके और नए उद्योगों को यहाँ पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो नए उद्योग यहाँ पर और आए। सर, विकास की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जब डीडीए और नगर निगम की बात शुरू हो जाती है तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है आपके फ्लाईओवर की। सर, ये सर फ्लाईओवर की जो गजब तरीके से दिशाएं बदली गई सर, अपने अपने घर के तरीके से, अपने अपने महलों को, अपने अपने घरों को बचाने के लिए, चाहे भाजपा के नेताओं चाहे कांग्रेस के नेताओं, ये किस तरह से होता है सर? ऐसा विकास भी होता है? नहीं, ये आप गलत बता रहे हैं। जिस प्रकार के अभी फ्लाईओवर देवास में बने, उनका संतुष्ट है, उसका परिणाम अभी आपको इस चुनाव में देखने को भी मिलेगा। चाहे आप मंडी ब्रिज की बात कर लें, चाहे विकास नगर वाले ब्रिज की बात कर लें, और चाहे अभी नया बनने वाले रसूलपुर ब्रिज की बात कर लें, तीनों ही ब्रिज में आपको निश्चित रूप से आम जन जो यहाँ का देवास का है वो संतुष्ट है। नेता जरूर आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, विपक्षी दलों को तो काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन वास्तव में यदि आप आम जनता से पूछेंगे तो संतुष्ट है इन सारे ब्रिजों से। अद्भुत डिजाइन है सर आपके फ्लाईओवर का। देवास शहर में जिस तरह का दिखाई देगा, दुनिया में नहीं दिखाई देगा। देश की बात और प्रदेश की तो छोड़िए, आशीष जी आपके पास वापस आते हैं। सर, दीपक जी ने भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दी, साथ में अपना विधानसभा क्षेत्र भी छोड़ दिया, धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या है ये संभावना है? अब वो कांग्रेस के नेता हैं, उनके बारे में जो भी तय करेगी वो कांग्रेस पार्टी करेगी। वो किस दिशा में जाते हैं, किस दशा में जाते हैं, ये जनता और कांग्रेस पार्टी को तय करने का अधिकार है।
आपके विधानसभा क्षेत्र में चहलकदमी बहुत। प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रमुख दलों के रूप में चुनाव लड़ते आए हैं और कोई भी प्रत्याशी हो यदि वो पार्टी का सिंबल लेकर आता है तो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वाभाविक है उसके लिए काम करते ही हैं। हमें अपनी तैयारी पर भरोसा है, हमारे कामों पर भरोसा है और इसलिए कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता भी खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से यदि टिकट लेकर लड़ने के लिए आए तो हमारा कार्यकर्ता, हमारी जनता उसको भी परास्त करने की क्षमता रखती है। सर फिर से आते हैं, आशीष जी तो चूंकि नर्मदांचल में है, मां नर्मदा का बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन देवास में उतना आशीर्वाद अभी भी नहीं मिल पा रहा और पानी की समस्या बनी हुई है। सर नहीं, पानी की समस्या का जैसे अभी विधायक जी ने बताया है, 450 किलोमीटर की लाइन पूरे देवास नगर में डल चुकी है। पहले पानी की स्थिति में और अब की स्थिति में जरूर कुछ कॉलोनियां अपवाद स्वरूप बची है जहां पर अभी पानी पहुंचने में कुछ कमी पेशी होगी, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में वो कमी भी दूर हो जाएगी। चारों कोनों पर बड़ी बड़ी टंकियों का निर्माण हो चुका है और उसके माध्यम से पूरा पेयजल घर घर, पहले मोटरें लगाकर पानी गड्ढे अंदर तक खोदना पड़ते थे, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 फीट गड्ढे रहते थे। आज ऊपर के पानी से तीसरी मंजिल तक पानी सिर्फ लाइन के माध्यम से जा रहा है, मोटर भी लगाने की आवश्यकता नहीं लगती है। इतने प्रेशर के साथ पानी आज पाइपलाइनों में आ रहा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का परिणाम है और सिर्फ देवास ही नहीं, जैसा भी आशीष भैया ने बताया, नल जल योजना के माध्यम से गांव गांव तक केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया, हर घर नल के माध्यम से। आशीष बीच में फिर कल एक दलित अत्याचार का जिन्न निकल के हेलो जी, घटनाएं समाज में निरंतर घटती हैं, लेकिन देखा यह जाना चाहिए कि सरकार और प्रशासन और खास करके पुलिस ने उन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए कितनी तत्परता से कार्रवाई की। इस मध्य प्रदेश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, दलित उत्पीड़न के हों, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के साथ अत्याचार के हों। हमने अपराधियों के मकान ध्वस्त करने का काम किया है, संपत्ति जब्त करने का काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि त्वरित न्याय इन परिवारों को मिले, इसके लिए सरकार ने उदाहरण पेश किए, मिसाल प्रस्तुत की है। सबसे बड़ी बात यह है कि भू माफियाओं के पास से लगभग 23,000 एकड़ भूमि मध्य प्रदेश की सरकार ने मुक्त कराई है, जिस पर गरीबों को आवास बनाकर हमारी सरकार देने जा रही है। ये अपने आप में ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त होते हैं और समाज में अच्छा संदेश जाता है। ये आपराधिक तत्वों की बात हो गई, ये देवास में भी मतलब बहुत अजीब टाइप के क्राइम नहीं हो रहे हैं सर आजकल। अगर देवास जिले की बात करें, शहर की बात करें, मतलब ऐसी सियासी तस्वीर और पॉलिटिकल संरक्षण की बात होती है, अपराधियों को हत्याएं हो जाती हैं और उसमें भी ये बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक संरक्षण है। कहीं किसी ग्रामीण विधायक का नाम आता है, कभी किसी शहरी नेता का नाम आता है। कितनी सच्चाई है सर ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें भाजपा पर जो संरक्षण के आरोप लग रहे हैं? देखिए, अपराध समाज में बढ़े हैं, ये निश्चित रूप से सही है, लेकिन उनको रोक लगाने का काम भी प्रशासन के माध्यम से हुआ है। और जहां तक राजनीतिक दलों पर आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो मैंने जैसे कहा है कि विपक्षी दलों का काम है, चाहे वो खातेगांव की घटना हो या देवास में कोई घटना घटित होती हो, कांग्रेस एक स्वर में सिर्फ एक झूठ और झूठ के माध्यम से ये साबित करना चाहती है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। लेकिन मैंने फिर बताया आपको कि 2003 के पहले का जो मध्य प्रदेश में अपराध था, आज अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ है। हजारों एकड़ जमीन जो इन भूमाफियाओं के माध्यम से इन अपराधियों ने उस पर कब्जा किया हुआ था, उसको शिवराज सिंह जी की सरकार ने छुड़ाई है। कई मकान बुलडोजर जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किए ऐसे अपराधियों के। ये सीधा सीधा उदाहरण है कि हमने अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया है। नहीं, अपराध पे अंकुश लगा होगा शायद। मध्य प्रदेश में भी एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, कुछ स्तर के अपराधों में सुधरे हैं, कुछ स्तर के अपराधों में बढ़े हैं, लेकिन जिन स्तर के अपराधों में मध्य प्रदेश में आंकड़े सुधरे हैं वो देवास में बढ़े हैं, ये समस्या है सर। और उसके साथ दूसरा बड़ा कारण है कि यहाँ पे नशे का बड़ा कारोबार है और युवा भी जो है वो नशे में डूब रहा है। ये तो साफ साफ दिखता होगा आपको। निश्चित रूप से यहाँ पर
कुछ क्षेत्रों में नशे के कारोबार की जानकारी सभी को है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लगातार उसमें प्रयासरत हैं। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। अभी लगातार 3-4 बड़ी ऐसे लोगों को पकड़कर रतलाम की पुलिस भी यहाँ से लेकर गई है। देवास की पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार किया है और निश्चित रूप से ऐसे अंकुश लगाने का काम चल रहा है प्रशासनिक स्तर पर। कितनी आसानी से आप बोल रहे हैं ना कि हम अंकुश लगा रहे हैं, हम अंकुश लगा रहे हैं। चिंताएं बढ़ रही है सर देवास की, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि ये आप देखेंगे बाकी जगहों पे स्थितियां बेहतर हैं देवास की तुलना में। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि एक बड़ा इनिशिएटिव सरकार को और आपको लेना चाहिए चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि गलत संदेश तो जाहिर है। देखिए, नशे पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी है, राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी है, लेकिन जो आपराधिक तत्व इस काम में लिप्त हैं उन लोगों का सबसे पहले अंकुश लगाने का काम प्रशासन का है और हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं राजनीतिक स्तर पर भी कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाएं। सर एक बार फिर वापस आते हैं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ। बाबा महाकाल से प्रार्थना की शिवराज जी ने और बारिश शुरू हो गई, लेकिन सर बारिश बड़ी देरी से शुरू हुई और जबरदस्त कर रहा है, मुआवजे की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक के कोई संतोषजनक सरकार की तरफ से ना आश्वासन है और ना प्रक्रिया। देखिए, निश्चित ही लगभग 1 माह की बारिश में खींच हुई। उसके कारण सोयाबीन की कई वैरायटियां ऐसी थी जो समय पर बारिश नहीं होने के कारण दम तोड़ चुकी है। इसका जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सरकार को भी है। चूंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसान भाइयों को मिल जाए, उनके नुकसान की भरपाई हो सके, इसके लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किसानों को बताया है कि सरकार आपके हर नुकसान में आपकी मदद के लिए खड़ी है। आने वाले समय में जब फसल कटाई पर आएगी और फसल कटाई प्रयोग होगा, उसके माध्यम से किसानों को बीमा दिलवाने के लिए हम सब लोग तत्परतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ सरकार के स्तर पर भी राजस्व अभिलेखों के अनुसार जो मदद किसान भाइयों को इस संकट की घड़ी में हो सकती है, वो दिलाने का हम हर संभव प्रयास अपने देवास जिले में करेंगे। सर थोड़ा बेहद ईमानदारी से इतना बता दीजिए कि जो आज किसान की हालत है और जो आप वो उम्मीद कर रहा है, उसके लिए प्रशासनिक अमला अभी तक के सक्रिय हुआ है या हड़तालों में ही अव्यवस्थाएं बढ़ गई हैं? देखिए, राजस्व विभाग के पटवारियों की हड़ताल है, अभी वो लोग हड़ताल पर हैं। हमने भी उनसे आग्रह किया है, सरकार भी उनसे चर्चा कर रही है। वो एक इतना बड़ा अमला है जो किसान के खेतों पर जाकर नुकसानी का आकलन करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार की जवाबदेही है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी प्राकृतिक आपदाओं में ओला गिरने पर, पाला गिरने पर, सूखा पड़ने पर, अतिवृष्टि होने पर किसान भाइयों की जो फसलें खराब हुई है, उसका समय समय पर शिवराज जी की सरकार ने मुआवजा भी दिया है, बीमा भी दिया है, स्वयं खेतों तक गए हैं, क्योंकि वो खुद एक किसान के पुत्र हैं, इसलिए किसान का दर्द और तकलीफ जानते हैं। आप निश्चिंत रहिए, मध्य प्रदेश का जो किसान है उसे इस सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि ये सरकार संकट के समय किसान भाइयों की मदद करने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। प्रताप हमारे साथ में, एक बार मैं प्रताप को भी यहाँ आमंत्रित करूंगा। प्रताप, देवास की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसके संदर्भ में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको क्या सब कुछ अनुकूल दिखता है, सब कुछ फील गुड है? शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, उसमें तो देवास अग्रणी रहा है और अग्रसर है अभी। पर जब शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात की जाती है तो उसको लेकर डिपेंडेंसी दूसरे शहर इंदौर पर है। ये जो इंदौर पे डिपेंडेंसी है सर, ये कई बार दिक्कत हो जाती है। अभी हम सीहोर पहुंचे थे तो वो बेचारा इंदौर और भोपाल के बीच फंसा हुआ है। देवास पहुंचते हैं तो उसका वास जो है इंदौर के करीब है। सारी सुविधाएं जो है इंदौर चली जाती हैं। मेडिकल कॉलेज सर छोटे छोटे शहरों में खुल जाते हैं। अब तो ये स्थिति हो गई कि जिला मुख्यालय के बदले बुधनी जैसी तहसील में खुल जाते हैं। ये सर देवास के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात प्रताप भाई ने की है, निश्चित रूप से अभी लगातार जिला अस्पताल को उसका जो विकास लगातार हुआ है, करोड़ों की लागत से वहां पर कार्य हुए हैं विकास के। ट्रामा सेंटर भी यहाँ शुरू किया है, सिटी स्कैन मशीन भी आ चुकी है, हमारा जो एक्सरे मशीन पहले थी वो अभी अपडेट मशीनरी यहाँ पर लग चुकी है। लगातार प्रयास करके अभी एक गायनिकल वार्ड भी अलग बड़ा खुलने वाला है 500 बेड का। बच्चों के लिए भी सर मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास निश्चित रूप से इस कार्यकाल में माननीय विधायक जी प्रयास करके देवास जिले का मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। आशीष भाई, मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते हैं। आज मध्य प्रदेश में लगभग 25 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं।
एम्स की भी हमें भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही सुविधा मिली। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार मोदी जी और शिवराज जी की सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। निश्चित ही हम भी पूरे देवास जिले की ओर से सरकार से ये मांग कर ही रहे हैं कि इंदौर के समीप होने के कारण हमें भी एक मेडिकल कॉलेज देवास में लड़ाई करके अपने भविष्य को संवार सकें। सर, जो आपने बोला उसी में हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच में हमारे साथ में मेहमान, थोड़ा सा विपक्ष की आवाज उतनी बुलंद हो नहीं पा रही, तो प्रवेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनको हम यहाँ मंच पे आमंत्रित करते हैं। और जो मेडिकल वाला सर सवाल था, आपने बोला कि 25 हो गए हैं, पहले की संख्या से तुलना कर दी। देवास की अगर बात करते हैं तो देवास शीर्ष 15 शहरों में शामिल है, लेकिन मेडिकल 25 खुल गए, 26वां नंबर पे नहीं लग पाया। तो कहीं लगता नहीं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है ये? देखिए जी, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास भी किए हैं और प्रयास का ही परिणाम है जी, कि कुछ, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, कई सारी उपलब्धियां देवास जिले को मिली है। लेकिन रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी हम आने वाले समय में सामूहिक रूप से सभी लोग प्रयास करेंगे। देवास को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे इस बात का भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देवास जिले को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात आने वाले कार्यकाल में अवश्य देगी। चलिए, रविंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं साथ में। लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं सर, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ पढ़ेंगे। प्रताप, जो माइक है वो अब कांग्रेस के पास भी पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो फिर आरोप लग सकते हैं कि जो है वो कौन कौन सा मीडिया आप लोग बोलते हैं, बड़ा डर लगता है, तो इसीलिए माइक आपको दे दें सर। वो सर, अभी बहुत सारे संदर्भों में बात हो रही थी, देवास के संदर्भ में बात हो रही थी, तो बताया गया कि यहाँ का जो फ्लाईओवर है वो एकदम बढ़िया बना है, शानदार बना है, और वो जनता के अनुरूप बना है। कितना जनता के अनुरूप बना है वो? सर, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, वो जबरन ब्रिज उसका नाम है, एक फिसल पट्टी बनाई गई है। रविंद्र जी आइए जी। तो 2 ब्रिज बने हैं, एक जबरन ब्रिज है, एक फिसल पट्टी है जी। एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अवलोकन जरूर करें जी किस तरीके से खिलवाड़ किया गया देवास के साथ। जी। और कोई एक जगह खिलवाड़ नहीं किया गया है, पिछले 33 सालों से एक ही परिवार शायद काबिज रहा है यहाँ पे। और शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकारी स्कूलों में मैं कुछ संस्थाओं के साथ काम करता हूँ, जो सरकारी स्कूलों में और प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर वगैरह देता है, उसका गवाह हमारे कलेक्टर साहब भी हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। कल मैं उत्तर भाग में था, कुछ स्कूलों में गया तो पता चला वहाँ पे 2 ही अध्यापक है परमानेंट जो कभी नहीं आते। मैंने वहाँ से प्राध्यापक महोदय को भी चेताया, उनकी भी डांट लगाई कि भैया ये सब चलेगा नहीं, कम से कम बच्चों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आप देखिए आज औद्योगिक की बात कर लेते हैं, उद्योग क्षेत्र हमारा सबसे पुराना उद्योग क्षेत्र था देवास का, उसका क्या 33 सालों में बेड़ा गर्क किया है। आज मैं तो ये कहता हूं कि विकसित देवास था, उसको जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे पिछले दशकों से काबिज है, उनकी जो इच्छा शक्ति की कमी थी, जो उनकी काबिलियत की कमी थी, उसका दंश देवास झेल रहा है। आप उसको शिक्षा में बात कर लीजिए, आप उसको रोजगार में बात कर लीजिए। आज सभी जानते हैं कि जुआ सट्टे की राजधानी बन गया है देवास, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की राजधानी बन गया है देवास। और इस तरीके से आप जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आज देखिए एक भी अच्छा कॉलेज, एक भी अच्छा सरकारी उच्च शिक्षा का कॉलेज देवास में नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे नहीं है, अच्छे MBA कॉलेज यहाँ पर नहीं है। एकमात्र देवास जिले का साइंस कॉलेज था, जिसको हमारा यहाँ से प्रशासन कलेक्ट्रेट हटता है, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब खुद AC लगा के प्रशासन उनके कॉलेज में बैठ जाता है और बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिसकी मैं 6 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप वहाँ पे देखिए, बच्चे 3000 बच्चे थे, आज वहाँ पे 800 बच्चे हैं। उन पे भी 50 रुपए से ज़्यादा उनकी फीस है बसों की, बसों में मनमानियाँ होती हैं, किलोमीटरों तक सड़कें नहीं हैं। हम तो बड़े ही आधुनिक सुविधायुक्त 4x4 व्हीकल से वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी 3 घंटे की मशक्कत के बाद हम पहुंच नहीं पाए। बहुत सारे मीडिया बंधु आपके हम लेके गए थे वहाँ पे पानी भरा हुआ था, बच्चे कैसे एग्जाम देंगे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। देखिए, आप राजनीति करिए, आप दाल में नमक मिला लीजिए, बेईमानी भी कर लीजिए,
पर इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जनता आपको कान पकड़ के नीचे प्रवेश जी उतारेगी। वापस आऊंगा, लेकिन ये सवाल हमने पिछली दफा भी उठाया था राजेश जी। ये कितना अजीब है ना कि वो जब दुनिया भर के लिए सड़कें बन जाती है, यहां तक कि फ्लाईओवर तक के जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का कॉलेज अचानक उस समय बदल दिया जाता है, फिर बिना सड़कों के उनको वहां पहुंचाया जाता है परीक्षा देने। ना समय है, ना सुविधा है, ना संसाधन है, वो भी नगर निगम क्षेत्र के पीजी कॉलेज, शासकीय कॉलेज के साथ के बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़। नहीं, देखिए वहाँ सड़क स्वीकृत हो चुकी थी, सड़क बनने की तैयारी थी, लेकिन बारिश के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, क्योंकि जिस समय कॉलेज शिफ्ट किया था उसके तत्काल बाद बारिश शुरू हुई है। वो ठेकेदार की भी गलती रही, निश्चित रूप से हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अब जैसे ही अभी बारिश खत्म होती है पक्की सड़क वहाँ निर्मित होगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या जरूरत थी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की? जो आपने कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, आपका डिसीजन था, उसको आपको रोकना चाहिए था। फिर आपको कलेक्ट्रेट किसी और परिसर में, यहाँ इतने सारे परिसर हैं, उसमें शिफ्ट करना चाहिए था। इसमें मेरा सवाल आपसे भी है, मैं आपसे भी ये सवाल कर रहा हूं जी, आपने बोला इतना लंबा समय हुआ, मेडिकल कॉलेज नहीं खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुले। सुनिए तो सर, शासकीय की बात हो रही होगी, तो मुझे बस ये बता दीजिए, सज्जन सिंह वर्मा सांसद रहे, फिलहाल मंत्री हैं, पूर्व में भी जो हैं वो मंत्री रहे हैं, मनोज रजानी जी भी हमारे साथ आ गए हैं, विभा पटेल जी भी हमारे साथ आ गई हैं। आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है और जल्दी हम आप दोनों को भी मंच पे आमंत्रित करते हैं। सर, थोड़ी देर हो गई, क्या है, बड़ा सत्ता पक्ष मजबूत लग रहा था अभी तक के, अब थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग आ गए हैं। जी सर, तो प्रवेश जी, जो मेरा सवाल था, तो सज्जन सिंह वर्मा मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक है, पूर्व में सांसद है, उनकी भी तो उतनी जिम्मेदारी थी ना? बिल्कुल, और उन्होंने जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्रिज थे, इनका पैसा भी सज्जन सिंह वर्मा जी लाए थे, पर उसको भी ये लोग ढंग से बना नहीं पाए। आज आप देखिए, प्राधिकरण को कांग्रेस ने ही लाया है, वीएनपी प्रेस को भी कांग्रेस ने ही लाया है। देवास में जो भी थोड़े बहुत आपके कार्य हुए हैं वो कांग्रेस के द्वारा ही किए गए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक तो सही से उपयोग नहीं कर पाए और उसके बाद उसका वो भी लेना चाहते हैं। रविंद्र जी, वापस आता हूं मैं आपके पास में। एक किसानों के संदर्भ में सवाल है, मैंने अभी आशीष जी से भी यही सवाल किया था कि 1 माह जो है करीब देरी से बारिश हुई, फसलें खराब हुई, उसके संदर्भ में मैंने जब आशीष जी से पूछा तो स्थिति अनुकूल है, सरकार ने आश्वासन दे दिया है, प्रक्रिया चल रही है, किसान को कितना संतुष्ट हो जाना चाहिए और आज उसके हालात क्या दिख रहे हैं आपको देवास जिले में? धन्यवाद। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों को भी इस मंच पे आने का मौका दिया। मैं युवा किसान संगठन के परिवार की ओर से आपको साधुवाद देता हूं। और जिस तरीके से आप भावांतर की या मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो देवास जिले का और प्रदेश के किसानों का जो अनुभव है वो है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। प्रदेश की सरकार ऐसा काम करती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सरकार है। अगर उस जो भावांतर की राशि की बात करें, चाहे फसल मुआवजे की बात करें, फसल बीमा की अगर बात करें, तो वो आम किसान है उनको तो नहीं मिलता है, मिलता सब उन लोगों को है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। दूसरा, आपके मंच के माध्यम से मैं 2-3 बातें और रखना चाहूंगा जी। क्योंकि हमारा देवास जिला जो है, जैसे प्रवेश जी ने अभी कहा कि 80 के दशक से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उस समय पे भी यहाँ के किसानों की जमीनें एक्वायर की गई थी। नागदा, पालनागर, बालगढ़ उसके उदाहरण है, जो आज सिर्फ मजदूरों के गांव रह गए हैं। और देखा जाए तो जो जमीन एक्वायर की गई थी, पीथमपुर और इंदौर के पहले अगर देवास जिले में इंडस्ट्रियल एरिया था तो देवास था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके ऊपर ठीक से काम नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था समय पे नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम रही और उसका कारण हुआ कि यहां से इंडस्ट्रियलिस्ट का पूरा पलायन हो गया पीथमपुर और इंदौर की तरफ। आज जो सारी इंडस्ट्रियाज खाली पड़ी हुई है। अब हमारे जो वर्तमान सरकार है वो अपने उद्योगपति मित्रों से डील करते हैं और नई नई योजनाएं लेके आते हैं। उसका ताजा उदाहरण है एयरपोर्ट। घोषणाएं हो गई, उसका हमारे स्थानीय विधायक ने खूब प्रचार प्रसार करा, एयरपोर्ट कहाँ है, तो आखिरी में पेपर के माध्यम से पता लगता है कि उसका तो सर्वे ही नहीं हुआ। फिर वो लैंड पुलिंग योजना लेके आते हैं, उसका नक्शा ले लेके गांव गांव में घूमते हैं कि बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। 26,500 बीघा जमीन एक्वायर करने का उसमें प्रोविजन लेकर के आते हैं और फिर जब किसान उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो योजना अगर यहाँ पे लागू होती तो 50,000 किसानों को बेरोजगार करने का काम करती, फिर बैकफुट पे जाते हैं और शिवराज जी से उनका कुर्ता खींच खींच के अनाउंसमेंट कराते हैं कि ये योजना को वापस लेते हैं।
राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा जारी हुआ था। फिर हम लोगों ने जब दबाव बनाया तो एमपीआईडी से लेटर जारी करवाते हैं कि ये योजना का तो प्रावधान है ही नहीं। इस तरीके से भूमाफिया की तरह काम करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से एमपीआईडीसी के माध्यम से इन्होंने ऐसा काम किया, किस तरीके से इन्होंने एविएशन के माध्यम से इस तरीके से काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेके आई थी, जिनको काले कानून कहते हैं, मतलब राज्य सरकार तो ठीक है, केंद्र सरकार भी ऐसे काम करती। कोरोना काल में जब रेमडेसिविर की आवश्यकता थी, जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ऐसे समय में आप अध्यादेश लेके आए पीछे के रास्ते से। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई युद्ध के हालात हो। जब आप किसके लिए लेके आए? जब आप हेल्थ सर्विसेज के लिए अध्यादेश ला करके कानून लाने की आवश्यकता थी, लेकिन आप किसानों के लिए कानून लेके आए और किसानों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो ये 3 बड़े उदाहरण हैं। चाहे एयरपोर्ट की बात हो, सरकार बैकफुट पे है। चाहे भूमि अधिग्रहण को एमपीआईडीसी की योजना को ले, सरकार बैकफुट पे है। चाहे केंद्रीय कानून की बात हो, सरकार बैकफुट पे रविंद्र जी, है। इसी तो पे मैं बात कहना करते हैं चाहता आगे। हूं कि जी। सरकार के पास कोई कार्य प्रणाली नहीं है। रविंद्र- ये पूरी तरीके से गुमराह हो गए हैं और किसानों ने 2018 में भी इनको नकार दिया था और पुनः 2023 में भी सरकार इनको जरूर नकारेगी। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले हमारी रविंद्र 5 जी, सूत्री रविंद्र मांगों जी, को लेकर ब्रेक लेते हैं क्योंकि बहुत सारे आरोप लग गए। राजेश जी तैयार भी हो गए माइक लेके, तलवार उनकी भी तैयार है। आप दोनों से ही पूछ लेंगे, किसानों के लिए आपके पास जाएंगे, एयरपोर्ट के लिए आपके पास। सर खूब पढ़ा अखबारों में हमने, एयरपोर्ट बन रहा है, कार्गो और ये और वो। बेचारे कुछ लोगों ने तो जमीन वमीन भी खरीद ली, बढ़िया मामला रहा। अचानक ये कहां गुम गया सर एयरपोर्ट? मैं ये पूछना चाहता हूं, किसी ने अधिकृत घोषणा की थी क्या सर उस विषय को लेके? कहीं कोई अधिकृत घोषणा हुई थी? पेपरों में सब कुछ चलता रहा, अफवाहें चलती रही। उस अफवाहों के आधार पर आप कोई आपके उसका किसान खंडन भी ये किसी ने दूसरा नहीं किया। किसानों की अध्यक्ष बात कर महोदय, रहे उसका हैं। खंडन भी ये किसी इन्होंने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के। सर ये बात अफवाहों के लिए तो विपक्षी दल, मीडिया, सब लोगों ने मिलकर अफवाहें उड़ाई। अरे सर, आप लोगों ने किया। सर एक बात बताइए, एक माफ कीजिए, 2 मिनट मुझे ये समझाइए। बड़ी अजीब सी बात है, कानून आपका, शासन आपका, प्रशासन आपका, फिर अफवाहों के लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार है? ये थोड़ा सा मेरे लिए समझना मुश्किल है। और जिस तरह से खबरें आ रही थी सर, जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो चुने गए थे। एविएशन मिनिस्टर बोल देते, मुख्यमंत्री आगे बोल देते, उद्योग मंत्री आगे बोल देते, विधायक बोल देते आपके कि ऐसा नहीं है, ताकि हड़बड़ाहट नहीं होती, लोग नुकसान के सौदे नहीं करते। ये जिम्मेदारी आपकी विधायक नहीं उसका बनती थी। प्रचार सर, प्रसार कर रहे थे। नहीं, विधायक आप उसका वो- प्रचार नहीं, प्रसार कर ये रहे थे। प्रचार- पब्लिक डोमेन में उसके वीडियो हैं। जी राजेश जी, जी जी 6 महीने बाद एविएशन आशीष मिनिस्टर भाई, को मना करते हैं। आशीष भाई क्या हकीकत कितनी हकीकत कितनी मनोज जी 2 मिनट, कितनी हकीकत कितना फसाना है ये सब में, और वास्तव में हुआ क्या था? देखिए, जी चापड़ा के पास जी कार्गो एयरपोर्ट बनाने की खबरें हमने भी सुनी थी। कुछ समाचार पत्रों ने भी इसके बारे में समाचार प्रकाशित किए थे, लेकिन ये चर्चा का ही स्तर था केवल, कि पूरे जिले भर में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी। चर्चाएं होना अलग बात है, लेकिन उसकी घोषणा होना, उसके लिए स्थान तय होना और केंद्र सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री से उसके लिए स्वीकृति मिलना, ये दूसरी बात है। कई सारी चर्चाएं समाज में चलती रहती हैं। देखिए जिसके, मेरी बात सुनिए, जिसके पास ये चर्चा पहुंची उसने भी अपने स्तर पर पता लगाया। जब कोई चीज है ही नहीं धरातल पर, तो फिर उसके बारे में खंडन किस बात का? सर जी आप लोग ही कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग। नहीं, ऐसा। आपने प्रवेश जी आपके एविएशन मंत्री ने ठीक है। आपके अभी पूरी एविएशन चर्चाएं आप ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें भाई साहब, आपके एविएशन मंत्री ने खंडन किया, पर ठीक 6 है। महीने बाद जब लोग बर्बाद हो गए। मैं उसमें आराम से एक बार आराम से हम बात करेंगे, बढ़िया माहौल में बात करेंगे, अच्छा रहेगा। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम जो हमारे 2 साथी हैं वो भी मंच पे रहेंगे थोड़ी देर बाद, विभा जी और मनोज जी। तो मनोज जी मंच पे से ही बोलिएगा, आप आमंत्रित ही हैं थोड़ी देर बाद में। मेरा कहना यह है सर, जो एयरपोर्ट को लेकर इतनी सारी चर्चा हो रही है, ये छोटी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि
बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत छोटा आदमी कई बार जो है इस तरह की चीजों में गफलत का शिकार होता है और उसके बाद में अपनी जमीन बेच देता है या फिर जमीन किसी और से खरीद लेता है। जब ये परिस्थितियां बनती तो ये सरकारी रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके इतर मैंने ये एक बात सुनी, शायद तो देवास के लोगों को सुनकर भी आश्चर्य होगा, अफवाहें कई तरह तरह की होती हैं। अफवाहें इस तरह की भी थी कि आपके स्थानीय विधायक के प्रचार प्रसार के वीडियो यूनियन एविएशन मिनिस्टर के पास पहुंच गए। कई बार राजा महाराजाओं की लड़ाई में जनता का नुकसान हो जाता है, ये कितनी सच्चाई है सर? या महाराजा महाराजाओं की लड़ाई में भी नुकसान हो जाता है? क्योंकि ये प्लानिंग यहां तक के नहीं थी, मंत्रालय के लोगों में भी चर्चा का विषय थी और अचानक गायब हो गया सब कुछ सर। देखिए, मनोज चौधरी जी ने अगर कुछ कहा है, हमारे जिम्मेदार विधायक हैं, तो वो उसका स्पष्टीकरण अच्छे से दे पाएंगे। लेकिन जहां तक देवास जिले के होने के नाते जिले से जुड़े हुए विषय का मामला है जी, जितनी भी बातें आई हम तक भी पहुंची या आम जनता तक भी पहुंची, उसका धरातल पर कुछ नहीं था। इसलिए कई सारी चीजें ऐसी चलती रहती समाज में, लेकिन विभाग से जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जब एक बार उसका स्पष्टीकरण आ जाता है तो ऐसा मानना चाहिए कि वो सिर्फ अफवाह थी। सर बिल्कुल, सत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रवेश जी हमारे साथ रहे, रविंद्र जी हमारे साथ रहे, हम आपके साथ, हमारे अब 2 सीनियर लीडर्स आए, हम उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे। प्रवेश जी आपका धन्यवाद, रविंद्र जी लेकिन आप जुड़े रहें, सेशन के बाद में भी आप लोगों की जरूरत हमको होगी। विभा जी को हम मंच पे आमंत्रित करते हैं और मनोज जी को हम मंच पे आमंत्रित करते हैं सेशन में कांग्रेस की बात आगे बढ़ाने के लिए। आप दोनों साथियों का धन्यवाद देते हुए बहुमूल्य समय का, और आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे हम। अभी मनोज जी मंच पर आ रहे हैं, विभा जी मंच पे आ रही है, थोड़ी महिलाओं के संदर्भ में चर्चा होगी। और मनोज जी, चर्चा हो रही थी फ्लाईओवर की, तो सर फ्लाईओवर के संदर्भ में मैं इसलिए एक बार बात और करना चाहूंगा। वो सर फ्लाईओवर का वास्तव में हुआ क्या, वो फिसलन पट्टी और कौन सा इस तरीके का फ्लाईओवर बड़े चर्चा में रहता है। फिर मैं उसमें एक सवाल आपसे भी है मेरा। देखिए अनुराग जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, जी, जब माननीय सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो परम सौभाग्य रहा मेरा कि उस बैठक में मैं भी शामिल था देवास जिले में उनके प्रतिनिधि रूप में। मैं सबसे पहले गडकरी जी का आभारी मानता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने खुले मन से 1200 करोड़ रुपए हमें दिए सेस टैक्स के। सेस टैक्स वो होता है जिसपे हमारी जनता का अधिकार होता है, जो पेट्रोल डीजल बिकता है। कई वर्षों से वो आ नहीं पाया था। जब गडकरी जी के, मुझे याद दिन भी याद है, वैलेंटाइन डे था उस दिन, 14 फरवरी 2019, सरकार नई नई बनी थी। दिल्ली गए तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जब चर्चा हुई, चूंकि देवास जिले का मैं निवासी हूं, यहीं जन्म हुआ है, सज्जन भैया यहाँ से बिलोंग करते हैं राजनीति को, तो उन्होंने कहा कि देवास में हमें आप एक्स्ट्रा कुछ दीजिए, मैं आया हूं आपके पास। तो गडकरी जी का बताइए क्या चाहते हैं आप। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि देवास की जो हार्ट लाइन है, हमारा दिल की धड़कन है इस देवास जिले की, पूरी एवी रोड, तो बोले कितना बड़ा होगा। तो मैं कहा साहब लगभग 9 से 10 किलोमीटर। उनके पीए ने कंप्यूटर दबाया और सब देखा, तो अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं, मैं आरोप भी नहीं लगा रहा। वन टाइम सेटलमेंट योजना होती है, जब एवी रोड से बाईपास बन जाता है तो वो एवी रोड को नव श्रृंगारित करके हैंडओवर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को या फिर नगर निगम को, जिसको भी हैंडओवर करते हैं। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि वन टाइम सेटलमेंट में हमें तो किसी ने बताया ही नहीं आज तक। तो मैंने कहा सर इसका उद्धार कर दीजिए आप, देवास की धड़कन है। उन्होंने कहा कि कितने अतिक्रमण तोड़ना पड़ेंगे। मैं कहा बिल्कुल कोई अतिक्रमण तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने खुले मन से कहा कि तत्काल मैं इसकी स्वीकृति देता हूं, बिना अमाउंट बोले। मैं बड़ा आभारी हूं गडकरी जी का, और ऐसा व्यक्तित्व मैं बड़े खुले मन से कहता हूं। सज्जन भाई ने भी कहा कि वो तो पीएम के मटेरियल हैं, इसीलिए मटेरियल है कि जिसको चिंता होती है कि नहीं वैसी कोई कमी नहीं, योजना तो लाओ। देवास के नेताओं का विजन तो हो कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। केवल सब्जबाग दिखा के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 250 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने उस 1200 करोड़ में से देवास के लिए स्वीकृति दी, क्योंकि वो पैसा मधवेश को आता है। मधवेश के नेक्स्ट डे जब हम यहाँ आए, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि ये पैसा काय का लाए हो क्या है, तो हमने बताया कि इस टाइप का 250 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री थे हम। सारे ओवरब्रिजेस हमने करवाए, स्वीकृत करवाए। हालांकि बाद में जगह क्यों बदल दी गई मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता, उसका तो सत्यानाश करके रख दिया। जबरन ब्रिज भी हो गया, फिसलन पट्टी भी हो गई। नहीं सर, तो जगह बदल दी गई जी हाँ, उसमें आप इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि उसमें थोड़ा बहुत फायदा आपको भी मिला? नहीं, 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 नहीं। एक मिनट बता, जिसका पेट्रोल पंप वहां पे, अच्छा शांति से सुन लें शांति से। जिसका पेट्रोल पंप जाना था उसके बोलने की हिम्मत आपकी नहीं, गुलाम लोगों की हिम्मत हो नहीं सकती कि बोल के दिखा दे।
जिसका पेट्रोल पंप गया मैं डंके की चोट कहता हूं। विधायक के पेट्रोल पंप के सामने ओवरब्रिज आ रहा, तुम्हारे विधायक की वजह से ओवरब्रिज उधर गया। तुम कैसी बात करते हो? दलाली और घमंड करना अलग बात है। जो सच्चाई देवास की उसको स्वीकार करें। क्या ओवरब्रिज शहर का जो बना है क्या वो सही है? ओवरब्रिज बनना था आपका भोपाल चौराहे से लेके तो अभिलाषा होटल तक, जो मध्य शहर की रेखा थी, जो वहां से निकलना ट्रैफिक था, आपने उसको खसका के ऐसी जगह कर दिया। ऑलरेडी 4 लेन 6 लेन था। आप आरोप प्रत्यारोप किस आधार पर करते हो? मैं दावे से कह सकता हूं इस बात को, डंके की चोट आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा। जो सच है वो सच है। पैसा सज्जन भाई लाए 100% लाए। डिजाइन तुमने बदली। फायदा जनता को मिलना चाहिए। हमारे आरोप तुम्हारे आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तुम में दम हो तो आज भी उज्जैन रोड का पैसा लाके दिखा देना। खाली बातें करते हो तुम। 112 करोड़ ले आए, 112 रुपए खाते में नहीं आए। 4 लेन की जो आवश्यकता, कलेजा चाहिए, विजन चाहिए आपके पास। मेरा सीधा आरोप है, क्या माननीय सांसद जी कभी गडकरी जी के पास गए कि मेरे देवास जिले की धड़कन है और उज्जैन रोड, जो कि चूंकि उज्जैन रोड जो है हमारा सिंहस्थ का वो पार्ट है, जो आवश्यकता हमने आंदोलन किए। अभी हमारे साथी की वहां पे मृत्यु हो गई। हमारे साथी की मृत्यु नहीं हुई एक्सीडेंट से, कई साथी देवास के मरे वहां पर। एक जून ही रेंग रही, खाली घोषणा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, उस 250 करोड़ के अलावा ऐसा कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ गया जिससे देवास का भला हो गया? तो आज मुझे कोई बता दे यहां पर। सर थोड़ा सा दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं और कहते हैं कि जनता ही जो है वो भगवान है जनप्रतिनिधियों की। दोनों तरफ से जरा जानिए तो कि वो फ्लाईओवर का जो डिजाइन है वो कैसे बदल गया। फ्लाईओवर के लिए एक पिटीशन लगाई थी मैंने, जिसमें माननीय विधायक जी गायत्री राजे जी ने एक शपथ पत्र दिया था कि मेरी कृषि भूमि और मेरे पेट्रोल पंप को कोई लाभ नहीं, मतलब कोई हानि नहीं हो रही है ब्रिज के आगे बनने से। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने एक जाहिर सूचना निकाली थी जिसमें वो कॉलोनी काट रही है। जो ब्रिज अगर आगे बनता तो वो कॉलोनी उनके ब्रिज बनने से दब रही थी, जिस वजह से उन्होंने ब्रिज को पीछे खिसकाया है और पूरा ब्रिज की 12 बजाई है। चलिए, और कोई इस संदर्भ में बताना चाहे, जानकारी देना चाहे, क्योंकि आप निष्पक्ष रूप से बता पाएंगे। जी मैं तो कांग्रेस भाइयों से एक कहना चाहता हूं जी, 35 साल से देवास में भारतीय जनता पार्टी है। इतने सालों से है इसलिए है कि जनता के सुविधा के लिए सभी काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। आज महापौर, सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रेम इसीलिए मिल रहा है कि उन्हीं के विश्वास और उन्हीं के विकास के लिए कार्य हो रहा है। ब्रिज की बात कर लो, ब्रिज की बात कर लो, ब्रिज की बात कर ले। जनता संतुष्ट है। नहीं छोड़ दो, कांग्रेस कभी मत भूलना, थावरचंद जी गहलोत को चुनाव हराया हमने, कभी जिंदगी मत भूलना। थावरचंद गहलोत जी चुनाव हार चुके हैं यहाँ से। हार जीत तो अपनी जगह पे होती है, राजनीति में हार जीत अपनी जगह होती है। सरकार बनाई, डंके की चोट तुमको निपटाया 2018 में, 2023 में फिर निपटा के दिखा देंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है ब्रिज का, ये ब्रिज सही जगह बना है या नहीं बता दें। ब्रिज सही जगह बना है या नहीं बना, बता दें हमें आप। ब्रिज सही जगह बना है या नहीं बना, ये बात स्वीकार करिए आप। कि पैसा कौन लाया, स्वीकार करिए आप। अगर सबूत हो तो पटल पर रखिए, सबूत होना चाहिए। खाली चिल्लाने से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों जीतते सबको पता है, क्यों जीतते सबको पता है। दूसरा रे, तुम गुलामी करते रहो एक परिवार की। तुम कभी जीतने किसी और को टिकट देकर दिखा देना उस वहां से। तुम गुलामी करते हो केवल राज परिवार की। जनता हमारे यहाँ टिकट नहीं। मुद्दे की बात करें, आप तो बताइए ब्रिज सही बना था या नहीं बना था। ब्रिज सही बना कि नहीं बना, ये बता दीजिए आप। तो आप ब्रिज बताइए सही बना कि नहीं, उनके पेट्रोल पंप आया कि नहीं, ये बताइए आप। तो ये जो ब्रिज एबी रोड पे बना है, ये बनता था टेकरी गेट पे, टेकरी माता टेकरी के लिए ब्रिज बनना था। उसको ब्रिज को उठा के यहाँ केला देवी और विकास नगर को पूरा खत्म कर दिया गया, जिसे हत्यारा ब्रिज का नाम दिया गया। आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन लोग मर रहे हैं। उसका जवाबदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी उसकी जवाबदार। प्रताप, सामने भी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आप बोलिए ना। भैया ये कह रहे कि देवास में विकास नहीं हुआ, जिनका महापौर 46,000 से हारा और इनके 35 पार्षद जिनकी जमानत जब्त हुई है। अरे उससे तुम, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ब्रिज सही बना कि नहीं बना। इनके राजोदा चौराहे का ब्रिज बनना चाहिए था, नहीं बनना, मुझे हाँ या ना जवाब दे दें। अगर राजोदा चौराहे पे ब्रिज की आवश्यकता है या नहीं है, आप हाँ या ना बोलिए। राजोदा चौराहे पे ब्रिज की आवश्यकता है या नहीं है? रसूलपुर चौराहे पे ब्रिज की आवश्यकता है या नहीं है? शंकरगढ़ नागदा रोड पे ब्रिज की आवश्यकता है या नहीं है? तुम लोगों ने पैसा डाइवर्ट कर दिया, भ्रष्टाचार का पैसा कमाया, पूरा दिखा रहे हो। चोरों तरीके सरकार खरीद ली, कितने में किसको खरीदा सबको पता है। शायद भ्रष्टाचार का ये ऐसा मुद्दा होगा। क्या रिश्वत के सबूत होते हैं? सरकार चुरा तो ली बेशर्मी से। अटल बिहारी को याद करो, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 वर्ष से सरकार गिरा दी थी।
चलिए सर, ये जो है फ्लाई ओवर के कारण जो है बिल्कुल सब लोग हवा में उड़े, थोड़ा सा जो है माहौल को शांत करते हैं सर। सब कागज पे जी कागज तो वही है। एक बार जवाब ले लेते हैं। एक तो जी ना, एक चीज आपको ये बता दूं, आराम से आप जवाब आ रहा है। निश्चित रूप से ये सही है, आप जी। ब्रिज की बात करके आए थे, जी ब्रिज की डीपीआर आपने स्वीकार कर बनवाई रहे हैं, होगी, स्वीकार कर रहे सब हैं। कुछ होगी, आराम से लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ब्रिज जहां पर आया है वहां पर भी जनता की सुविधा के लिए ही बना है, जनता ही उसके लिए स्वीकृति भी हुई है और उसका परिणाम भी आपको भी चुनाव में दिखेगा। दूसरी बात, आपने अभी बोला उज्जैन रोड के लिए सांसद जी कब मिले, मैं आपको जानकारी में दे दूं, उज्जैन रोड के लिए माननीय नितिन गडकरी जी से सांसद जी की भेंट हुई है, माननीय विधायक जी की भेंट हुई है, दोनों को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, साथ ही रसुलपुर ब्रिज के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। एक मिनट बोलो। हाँ जी, आज मुझे स्वीकृति पत्र दिखा दे, या तो राजनीति मैं नहीं। छोड़ दूंगा या राजनीति आप छोड़ देना। मैं आपसे फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, मनोज भैया आप सुनिए, आप मेरी बातें सुनिए, मैंने आपको बोला उनसे मिले, उज्जैन रोड स्वीकृत हुआ होगा तो मैं राजनीति मैं छोड़ दूंगा या आप छोड़ देना। आप अभी मैं आपको आपका पत्र आ रहा हूँ। स्वीकृति राजेश भाई, हाँ, अभी आप प्राधिकरण से अभी बने, मैं उस क्लास का प्रिंसिपल रह के छोड़ चुका, 20 साल पहले प्राधिकरण से दे चुका हूँ। कभी कभी शिष्य भी आगे निकल जाते हैं मनोज भैया, प्रिंसिपल रहे होंगे लेकिन शिष्य भी कभी कभी आगे निकल जाते हैं। कागज पे बात करिए, स्वीकृति चलिए मनोज भाई, और प्रिंसिपल लेटर की स्वीकृति। ये एक तो भैया वो तो डीपीआर राजेश जी। पहुंचेगी उसके बाद ही मिलेगी ना, अभी एस्टीमेट भेजा है, अभी सेतु निगम ने एस्टीमेट भेजा तीनों जगह का, जी मनोज जी, मौखिक स्वीकृति तो दी ना, आप बोले मिले ही नहीं, आप बोले मिले ही नहीं, सांसद जी और विधायक जी दोनों मिले। श्रीमान जी, हाँ चालू कर दो। उज्जैन रोड जी 112 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बड़े बड़े फ्लैक्स इस देवास शहर में पूरी सड़कें पाट दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और धरातल पे जीरो है, हमने सब पता लगाया और उसके लिए हमने आंदोलन भी किए, वहां पर हमने धरना भी दिया, हमने भूख हड़ताल भी की, कई लोग मर चुके हैं। भ्रमित मत करो, हकीकत है, वो जहां जरूरत है उस कार्य को करो प्राथमिकता से, और ठीक है। जहां जरूरत नहीं थी वहां ये ब्रिज बनाया। आप लोगों ने और ये बात सुनिए, कही। और जी, एक बात बता जल्दी। दो, इन्होंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ के विधायक और यहाँ की सरकार ने गडकरी जी का ओपनिंग जब हुआ है तो उस ओपनिंग का विज्ञापन के अंदर उस ब्रिज का भोपाल चौराहे से यहां तक ये उल्लेख किया गया है। इतना बड़ा जघन्य पाप किया है, मोदी जी को भी इन्होंने भ्रमित किया, उनको भी धोखा दिया है इन्होंने। उस विज्ञापन को आप देख लेना, जो भारत क्या सुनिए, जो भारत सरकार का भूतल परिवहन मंत्रालय का विज्ञापन है, बस मेरा विज्ञापन ठीक नहीं है। प्रताप मध्य प्रताप प्रदेश सरकार का प्रताप विज्ञापन ठीक नहीं है, है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था जिसपे हमने बहुत लंबी चर्चा कर ली है। लेकिन सर मैं इसी बीच में मनोज जी इधर से भी सवाल आया था और ये सवाल मेरे जहन में भी आता है कि केंद्र की भाजपा की सरकार से ब्रिज और सड़कों की जो है वो अनुमति सहमति सब आप लेकर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोग देवास क्यों हार जाते हैं? देखिए, मैं जवाब देता हूं इसका। जी देखिए, परिस्थितियां हर सीट पे अपनी अपनी रहती है जी, और हर विधानसभा का अपना अपना दायरा होता है। हमारे कांग्रेस संगठन में पहली बार कांग्रेस संगठन में हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे के मंडलम अध्यक्ष बने हैं, अब सेक्टर अध्यक्ष बने हैं, यहाँ तक कि बीएलए की नियुक्ति भी की गई है। क्योंकि कांग्रेस का संगठन हमारा कोई मॉब की पार्टी जिसको कही जाती है, हमारा कैडर बेस नहीं है हमारी पार्टी, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सामने प्रतिद्वंदी सर आप 18 तो जीते थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, देवास की आपने पर्टिकुलर देवास विधानसभा इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। देवास विधानसभा की बात कर लूँ पहले आपसे मैं। हमने पहले यहाँ पे चंद्रबाबू शेखर जी जैसे विधायक पहले भी दिए हैं, यहाँ निश्चित रूप से राज परिवार का प्रभाव रहता है, इसलिए इतनी टू में कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। एक आध जरा इनका कोई आदमी लड़के देख ले सामने, मैं ही चुनाव लड़ने को तैयार हूं उनके सामने। विषय इस बात का है कि एक जो राज परिवार अपनी जो प्रसिद्ध होता है स्वभाव के प्रति, मैं उस बात को नकार नहीं सकता, उस बात को कड़वी सच्चाई है, इस बात को स्वीकार भी करता हूं। पर कांग्रेस संगठन अब इस बार इनको बताएगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। पहले की भांति इस बार कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है, आने वाले वक्त में इनको सब पता पड़ जाएगा। 2 महीने की बात है, आपको पता पड़ जाएगा। जब ज्योतिराज सिंधिया हार सकते हैं, जब माधवराव सिंधिया हार सकते, तुम किस खेत की मूली हो?
अभी मालूम पड़ेगा। कांग्रेस का संगठन इस बार में मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। अनुराग जी, कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं। पहले सुन लो, सुनने की ताकत रखो गुलाम लोगों, ए गुलाम, सुनने की ताकत रखो। मनोज राजानी कहते हैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं काले जीवन से। तुम्हारे तो कोईराव पवार क्या थे, मैं कुछ मेरे मुंह मत खुलवाना फिर अभी। मनोज जी, व्यक्तिगत रूप से, हाँ, व्यक्तिगत रूप, मैं मंत्री, मेरे मित्र थे वो, सुन लो, तुमको तो पहचानते भी नहीं थे वो। एक मिनट बैठ जाओ, तुमको पहचानते भी नहीं थे वो। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे मित्र थे, सुनो, तुमको पहचानते भी नहीं थे वो। आप बैठिए, हम बता रहे हैं क्या है, हम बता रहे हैं ना आपको, हम बता रहे हैं। तुमने ये कहा, मैंने कहा कि राजपथ, तुम नंबर 1 के गुलाम तो आप लोग हो एक परिवार के। तुम दलाल तो कांग्रेस है, सिर्फ एक गांधी परिवार की गुलाम, सिर्फ कांग्रेस है गांधी परिवार की। पूरे देश भर की कांग्रेस गुलाम है सिर्फ एक गांधी परिवार की। उसके अलावा आपने किसको नेता बनाया? आपने सिर्फ गांधी परिवार की गुलामी की है, कोई भी नहीं है आपका। सुनने की ताकत रखे। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा, सुनिए मनोज जी, नहीं, मनोज जी, आप, मैंने गलत शब्द नहीं बोले। आप सालों से, एक मिनट तोमर जी को बता देता हूँ। आप तोमर जी सुनिए, राजनीति में भी आप पहली बार पार्षद बने। मैं एक मिनट सुन ले यार, बीच में मत बोल। 40 साल से मैं तुकोजीराव का मित्र रहा हूँ, मेरे से मत सुनवाओ मुंह। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कौन सी गाली बक दी? मैं गुलामी की बात, मैंने ये कहा सुनने की क्षमता रखो। बात चल रही थी कांग्रेस संगठन की, क्यों हारते हैं। अब आप उसको विषयांतर कर देते हो, फलाने की बात, सुनने की ताकत रखो। कांग्रेस की हार पे बात करते हैं। आप अपनी बात पे जाते हो। जी, हाँ, उसके पहले भी तो आप लोग हारते आए हो। बाबूलाल जी हार चुके आपसे चुनाव, आपके हारे। जरा इसको शांति तो रख, सुन तो ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी चिल्ला चोट से तुम सिखा दोगे हमको। आवाज नहीं दबा सकते तुम मनोज राजानी की, याद रख लेना। दबा नहीं सकते, तुम्हारे नेता भी नहीं दबा पाए, जो तुम क्या दबा दोगे। मनोज सुनो जी, संगठन की बात यह है कि मजबूती के साथ, अरे डंके की चोट जीतेंगे 23 में सरकार, तुम कहोगे तलवे चाटने मेरे। छोड़ो उस बात को मनोज जी, तुम याद रखना तुम याद रखना मनोज भैया, ये समय तय करेगा, ठीक नहीं है, ये आएगा बिल्कुल, ये समय तय करेगा, ये आएगा। मनोज जी रुकिए ना, आशीष जी, लोकतंत्र में आपको भी सुनिए मेरी बात, सुनो, लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा हर नेता को पालन करना चाहिए। तलवे चाटना, गुलाम, ये शब्द ठीक नहीं है मनोज भैया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता की नजर में कौन जीरो है, कौन हीरो है, जिले की जनता बता चुकी है। आप सुने पहले हमारी बात को। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो रहा है, क्या बात प्रवेश, जिसको जाना अजय, ले रहा हूँ ना। अरे मैं अजय, आप बैठिए तो, जिसको जाना हो जाए, सुनने की ताकत रखे। चलिए अजय, एक बात सुनिए, हमारा कार्यकर्ता सुनने की ताकत भी रखता है, 2 घंटे भी रखता है सर, लेकिन शब्दों का अच्छा चयन आपसे आवश्यक है। 2 घंटे से डिबेट बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ पे जितने लोग बैठे थे सबने देखा, ये अभी हल्ला क्यों हो रहा है। और एक बात बताइए, जो सालों से कांग्रेस के गुलाम हैं, वो आज हमको गुलाम कह रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, चलिए, जो सालों से यहाँ गुलाम बैठे हैं वो, अरे भाई, अगर इस तरह चर्चा चलेगी, सुनिए ना, मेरा प्रवीण मनोज जी, मेरा निवेदन यह है कि हम बहुत अच्छे से चर्चा करें, विभा जी की तरफ चलते हैं हम। सर, अब आप बैठेंगे 2 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, रुकिए तो सर, ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। फिर आप हाथ क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। नहीं, अब ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे हम आगे। मेरा कहना ऐसा है, ये वीर भूमि की तरफ से ये मंच सजाया है और इसमें विकास की बात होना चाहिए। जी बिल्कुल है, सबसे पहली बात तो ये है। आप जब उस टाइम पे केवल आप ही आप थे, ये 4 आदमी बैठे हैं यहाँ पे, इनसे हमको सुनना है, जवाब सवाल इनके हो रहे हैं, हमको बीच में बोलने और से नहीं, क्या बीच मतलब में है? आपको जब माइक बोलना होगा आपके माइक पास पहुंचाएंगे, आता है, तो आप बरोबर बोलो। लेकिन बिल्कुल तो कोई मतलब नहीं रहा इस मंच का। सर धन्यवाद। चलिए अभी रुक जाएंगे 2 मिनट ना, अब बैठिए, आप बैठ जाइए। राजेश जी थोड़ा बोलिए बैठने की, ठीक है, अभी आप बैठ जाइए ना, मैं अभी नहीं, अब नहीं सुनेंगे सर, अब नहीं सुन पाए, आप 2 मिनट रुकिए। प्रताप, आप थोड़ा इधर पहुंचिए, आगे चर्चा करेंगे हम। मनोज जी, पहले तो मेरा एक निवेदन यह है, मतलब आपका सब सम्मान करते हैं, तो अगर सम्मान सबका होगा तो बड़ा शांतिपूर्ण माहौल में आगे चर्चा जारी रहेगी, और हम ऐसे ही चाहते भी हैं। विभा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। देवास के संदर्भ में चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी चर्चा हो रही है। असल में आप क्या मानती हैं, अगर किसी शहर में नशा तेजी से युवा उपयोग करने लगते हैं तो महिलाओं के लिए कितना परेशानी बन जाता है?
देखिए अनुराग जी, दरअसल जब इस तरह के असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती हैं, चाहे हम नशाखोरी की बात करें या असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होने की बात करें, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी अकर्मण्यता बहुत मायने रखती है। जब प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का भय नहीं होता, तब इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। और जनप्रतिनिधियों का भय उन्हें इसलिए नहीं होता क्योंकि आज जिस तरह से पदस्थापनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से पदस्थापनाओं का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके कारण ये हौसले बुलंद सामाजिक तत्वों के होते हैं और इसीलिए इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं। मैं एक बात और कहना यहाँ चाहती हूँ कि नेमावर में जो घटना हुई थी, जिस तरह से एक पूरे परिवार को की हत्या करके और उसको गाड़ दिया गया, निस्संदेह वो ये दिखाता है कि असामाजिक तत्वों के हौसले यहाँ पर कितने बुलंद हैं। तो केवल देवास की नहीं, अगर आप पूरे मध्य प्रदेश की आज आप बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश, आज हर मध्य प्रदेश में हर दिन 19 रेप कांड प्रतिदिन हो रहे हैं, गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं और आज मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी विडंबना की बात है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री बात करते हैं कि मैं बहनों का भाई हूं, भांजियों का मामा हूं, लेकिन अगर वो बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, भांजियों पर होने वाले अत्याचार नहीं रोक सकते, तो उन्हें ये सब कहना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि 2018 में हमने देखा था वो 22,000 घोषणाएं छोड़ के गए थे और आज तक शासन में आने के बाद भी शिवराज सिंह जी ने ना तो उन 22,000 घोषणाओं की बात की, ना उन्हें पूरा करने की बात की और ना ही उस घोषणा पत्र की बात की जिस पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। हम आज ये बात नहीं कर रहे कि उन्होंने सरकार कैसे हासिल कर ली, कैसे विधायकों को खरीदा, कैसे उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया, हम ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब वो आज सत्ता में आ गए हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि जिस घोषणा पत्र पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो वादे करके वो जनता के बीच में गए थे, आज वो पूरी करने की बात क्यों नहीं कर रहे? आशीष जी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी सरकार है, जो आरोप लगाए गए हैं विभा जी की तरफ से, एक तो घोषणाओं को लेके वो, और दूसरा जिस तरह से अपराध बढ़े हैं और खास तौर पे फिर तीसरा नेमावर का पूरा घटनाक्रम, इन तमाम चीजों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से आप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, नेमावर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था उस पर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने कठोरतम कार्रवाई की। अपराधियों के मकान जमींदोज किए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो मामला चल रहा है। साथ ही साथ सीबीआई के, सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, आराम से, फिर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, सुनिएगा। देखो, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। नहीं, माइक आपके पास आएगा, सुनने की आदत डालिए। ना ना ना, अरे माइक आपके पास आएगा, आदत डालिए। जी जी जी, हाँ तो सुनिएगा जरा। जी आशीष जी बोलिए आप। मेरा निवेदन यह है कि आपको बोलने के लिए आपके पास माइक आ जाएगा, आप खड़े हो जाइएगा, बीच में पहले जवाब सुन लीजिए, माइक आपके पास आएगा तब आप सवाल कीजिए। फरियादी पक्ष की मांग पर उस मामले को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अब यह मामला सीबीआई कोर्ट में चलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में मध्य प्रदेश की सरकार तत्परता पूर्वक कार्रवाई करती है। समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, इनके खिलाफ भी यदि घटनाएं हुई हैं उत्पीड़न की, तो उनके खिलाफ अपराधियों के संपत्ति विरूपण का कार्य किया गया है और कठोरतम सजा उनको मिले, इसके लिए कानूनी कार्रवाई की गई है। पहले बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए ना। बिल्कुल। जहां तक बात है, जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर कोई घटना इस तरह की होती है, दलित उत्पीड़न की, आदिवासी के साथ अत्याचार की, तो कांग्रेस के किसी नेता का एक शब्द नहीं फूटता। इंसान वहां नहीं है क्या? हमारी जिन राज्यों में सरकार है वहां पर अपराध होते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। भाजपा शासित राज्यों में कोई अपराध होता है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। दिल्ली की घटना हो, राजस्थान की घटनाएं हो, महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध हो, वहां भी अगर हमारी सरकार है पार्टी की तो हमको बोलना चाहिए, क्योंकि अपराध कहीं भी हो, अपराधी कहीं भी हो, सब दूर अपराधी दंडित होना चाहिए। विभा जी, मैं विधायक जी से एक बात कहना चाहती हूं कि नजरिया बदलने की आप बात कर रहे हैं, तो नजरिया आप ये दूसरे की गलती दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यदि दूसरे के घर में चोरी हुई है तो आपके घर में जो डकैती पड़ रही है उससे आप नहीं बच सकते। धारा जी में यहाँ कांड हुआ था,
बिना सोचे समझे पानी छोड़ा गया था। ना कलेक्टर को पता था, ना एसपी को पता चला, और नर्मदा जी का पानी इतनी गति से छोड़ा कि सैकड़ों लोग उसमें बह गए थे। आज तक उस कांड की ना तो जांच हुई, ना दोषियों को सजा मिली। बल्कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि धारा जी के समय में यहाँ जो एसपी थे उन्हें सम्मानित करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया था। तो ये कैसा काम चल रहा है, ये जवाब दें मंत्री जी। ये अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा कांड था, घर के घर खाली हो गए थे। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे, सांसद मौजूद थे यहाँ के, उसके बाद यहाँ की विधायक हमारे साथ मौजूद थी। वो दोनों ने बड़ा जिक्र किया था तबादला उद्योग का, लेकिन उससे खतरनाक बात तो ये सामने आ रही है कि जो इतनी बड़ी दुर्घटना का जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। सारे जनप्रतिनिधि स्थानीय कम से कम वो तो इस पे आपत्ति ले ही सकते थे। देखिए, धारा जी में जो घटना हुई थी बहुत दुखद थी। अमावस्या के पर्व पर लोग वहां स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, पानी छोड़ा गया था। तत्कालीन एसपी और कलेक्टर पर और जो वहां के तहसीलदार एसडीएम थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। नहीं, और गलत बयानी कर रहे हैं विधायक जी, गलत बोल रहे हैं। सुनिए जी, गलत बोल रहे हैं। सुनिए, उसके लिए जवाब लेते फिर वापस आपके पास आएंगे। उसके लिए सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने विधिवत जांच की है। उसका निष्कर्ष क्या आया है ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं विभाजी को भी पर्सनल बता दूंगा, और इस मामले में किन किन लोगों पर सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है ये भी आपके माध्यम से मैं अवगत करा दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, चूंकि उस घटना को काफी समय हो गया, लेकिन तत्कालीन एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, बल्कि पटवारी तक भी उस मामले में सरकार ने त्वरित रूप से कार्रवाई की थी। उसके बाद बहुत दिनों तक धाराजी घाट पर 144 लगा रहा, कोई व्यक्ति वहां पर स्नान के लिए नहीं जा पाया, और अभी कुछ दिनों पूर्व ही वापस से धाराजी में स्नान करने के लिए प्रतिबंध हटा है। मनोज जी, देखिए, जमुना बुआ हमारी नेता प्रतिपक्ष थी उस समय। शुरू में तो एसपी ने कहा कि नहीं साहब, कोई घटना ही नहीं घटित हुई है। हम लोग खुद पूरी टीम लेके, सज्जन भैया यहाँ से हम सब लोग गए थे, सैकड़ों की तादाद जो लाशें निकली, तब जमुना बुआ का असर था कि कलेक्टर एसपी को हटाया गया। और जो विभाजी कह रहे हैं कि उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया, तो निश्चित रूप से कहने के भ्रष्टाचार की बू तो आती है। ठीक है अनुराग, एक बात और कहना चाहूंगा, आपकी विधानसभा में जब आदिवासियों को गाड़ दिया जाता है 10-10 फीट तक, तो क्या मुख्यमंत्री की संवेदनाएं मर गई? क्या कभी मुख्यमंत्री जी उस स्पॉट पे आके संवेदनाएं दी? क्या गृह मंत्री जी ने आके संवेदनाएं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किसी के साथ भी कोई ऐसा घटना हुई हो, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देना चाहिए? चलिए, ये दुखदपूर्ण घटना वही मैं बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट मनोज जी को जवाब जी। देना, 1 मिनट चाहता हूँ। घटना की संवेदनाओं से हम सब जुड़े होते हैं, जो कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, समाज के बीच काम करते हैं, और इन सारी चीजों में हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं खोजना चाहिए। मैं स्वयं उस घटना के शुरुआत से लेकर पीड़ित परिवार के साथ रहा, शासन प्रशासन से जो कार्रवाई हो सकती थी, जो मदद हो सकती थी, वो हमने कराई। लेकिन मैं फिर नजरिया बताता हूं, जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र किसान ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या की थी। मैं वहां पर मौके पर पहुंचा, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता वहां पर नहीं। गलत बात है। देखिए, सुनिए, कहाँ सुनिए, की बात ये नहीं मैं बता रहा हूँ, आप अगर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं संवेदना की बात, मेरा तो फिर उस समय संवेदना मेरा एक प्रश्न था, क्या इसलिए क्या इन मुद्दों में राजनीति नहीं करना चाहिए। आप एक घटना पे संवेदना की बात करते हैं, दूसरी घटना पे संवेदना की बात नहीं करते हैं, तो गलत है ना। आप बताइए, आप चाहते हैं भाजपा की सरकार में कोई घटना होती है तो भाजपा जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार में घटना होती है तो कांग्रेस ना जाए। एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण अपनी जगह पे, 6 आदमियों को 10 मार दिया जाए। देखिए, आदिवासियों को पूरे समय उपस्थित है, और विधायक पूरे समय उपस्थित रहे वहाँ। गृह मंत्री जी वहां नहीं आए, संवेदना। मनोज जी 1 मिनट। आशीष जी, ये बड़ी अजीब बात है। एक तरफ आप ही कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में अत्याचार होते हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन राजस्थान के अत्याचार नहीं दिखाई देते। फिर आप ही दूसरी तरफ एक अजीबोगरीब तुलना करते हैं कि एक आत्महत्या की तुलना जो है एक पूरे परिवार की हत्या से करते हैं। ये बड़ा अजीब सा है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं संवेदना की बात है। तुलना नहीं, संवेदना नहीं पहुंच गया। बात संवेदना की हुई, तुलना किसी तुलना गलत, आप गलत जा रहे हैं। तुलना नहीं हुआ, संवेदना की बात है। अब हम बदलते हैं इस विषय को, क्योंकि अपराध पे बहुत चर्चा हो गई। थोड़ी सियासी चर्चा हो जाए और थोड़ी शांति से चर्चा होगी। बड़ा रोचक सवाल है, और ये रोचक सवाल इसलिए है मनोज जी कि बार बार एक ही सवाल उठता है। हम देख रहे हैं आप इतने ताकतवर है, सारे समर्थक आपके साथ चलते हैं, घूमते हैं, सारा सब कुछ होता है, लेकिन आप देवास से चुनाव ही नहीं लड़ते।
अच्छा प्रश्न है आपका जी। चुनाव लड़ाना न लड़ाना ये पार्टी का काम होता है जी। मैं खुशकिस्मत कार्यकर्ता हूं जो सतत लगातार 40 वर्षों से चलता आ रहा हूं, रुका नहीं, थका नहीं। कॉलेज जीवन से लेकर अभी तक ये पार्टी जिस दिन निर्णय देगी, वो जहां से टिकट बोलेगी, मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। पार्टी का आदेश है कि वर्तमान में मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिठाया गया। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 9 साल कांग्रेस कमेटी का। मुझ में कुछ खूबी होगी, तब जब मुझे यहाँ अध्यक्ष बना के भेजा गया तो 5-0 का स्कोर था। आज मैंने जब पिछली बार चुनाव हुए तो 2 विधायक हमने जिता के पहुंचाए। इस बार आपको चमत्कार और करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं चमत्कारिता मुझ में है, तभी तो पार्टी के नेता मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। संगठन के लायक मुझे गढ़ा गया तो मैं संगठन का काम कर रहा हूं। पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। जो आदेश पार्टी का मिलेगा मैं तैयार हूं काम करने के लिए। नहीं, मैंने ये बहुत बार सुना है, आप लोग इतना आरोप प्रत्यारोप और इतने एग्रेसिवली लगाते हो, तो मुझे लगता है कि ये आरोप सही नहीं होगा। जो कई बार चर्चा में होता है कि जब देवास विधानसभा की बात होती है तो सेटिंग हो जाती है। वो वही चले गए ना सेटिंग वाले, तो जिनसे सेटिंग होती थी वो भाजपा में हमने भेज दिया उनको, हमने वहीं भेज दिया। अब सेटिंग वाले भी वही है। ये खुद ही तड़प रहे हैं, हाथ रुपया से किसको दें ना दें, क्या करें। उनके नेता हमारे पास आ गए। इसलिए पूर्व मंत्री मुझे ये बताइए राजेश जी, ये मनोज जी चुनाव पार्टी के आदेश के कारण दूसरे नियमों का पालन कर रहे हैं कि लड़ना ही नहीं चाहते? आपको क्या लग रहा है? चाहे मनोज जी हो या कोई भी हो कांग्रेस का, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूं कि देवास विधानसभा में और अब तो पूरे जिले में, देवास विधानसभा में आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, चाहे कमलनाथ जी को भेज दिए, दिग्विजय सिंह जी को भेज दीजिए, ये चुनाव जीत के देवास से बता दें, ये हमारा खुला चैलेंज है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। अभी बहुत आपत्ति हुई कि मनोज भाई ने गुलाम शब्द क्यों इस्तेमाल कर दिया। मैं तो पूरी देवास के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ, यहाँ देवास में आपका मानना है भाजपा बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, तो क्यों आप एक ही परिवार पे बार बार खड़ा कर देते हैं? अच्छे कार्यकर्ता को चुनिए, आइए, हम साथ देंगे। मैं आपको जवाब देता हूं, जो मनोज भैया ने बोला, पार्टी जिस दिन आदेश करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अरे आपके नेता ने बोला, दीदी आपके नेता ने बोला, अभी सुनिए, अभी आपके, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अभी आपके नेता ने बोला पार्टी जिस दिन आदेश करेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कह रहा हूं मेरी भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जिस दिन आदेश करेगी पार्टी, उस दिन विधायक का चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस के कोई भी विधायक को उसको हरा के दिखाएगा। एक परिवार की जलती रहेगी, एक परिवार की जलती रहेगी, कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता ही रह जाएगा। अभी इन्होंने 5 विधानसभा की बात करी, 6 की 6 जनपद हम जीते हैं, जिला पंचायत जीते हैं आपके सामने। हम चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए हमारे पास अच्छा कैंडिडेट है। आपका ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो हमारे सामने आ सकता है। मनोज भैया अरे आप प्रत्याशी बदलो तो, मनोज आप तो एक ही परिवार के पीछे लगे हो। महापौर के चुनाव में वो हार चुके हैं और अच्छे वोटों से हारे 15,000। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो फिर आ जाए, हम उन्हें 51,000 से घर वापस पहुंचाएंगे। इधर भी थोड़ा पीछे जाइए। नहीं, आप प्रत्याशी तो बदलो, हमारा तो एक अदना सा कार्यकर्ता। प्रत्याशी बदलने का काम हमारा नहीं, पार्टी का है। पार्टी आप प्रत्याशी बदल रहे हो मतलब? देखिए, मोदी की लहर में लूले लंगड़े जीत गए, फिर बोलूंगा तो अच्छा ही लगेगा सर। मेरे शब्द कड़वे निकलते हैं। ये सुनिए, मोदी की लहर में लूले लंगड़े जीत गए सर, उसकी बात छोड़िए। ये लहरों का कमाल है। इंदिरा जी की लहर चली तो अच्छे निपट गए थे, अटल जी भी हार गए थे। लहर का सवाल है, जिस दिन कार्यकर्ता चाहेगा उस दिन घर भैया से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे एक पूर्व विधायक दीपक जी को कांग्रेस में ले, वो अकेले क्यों आए थे? आज यहाँ मंच पे अकेले क्यों आए थे? घोषणा पत्र में इनसे पूछा। एक मिनट, अकेले नहीं, हमारी मीटिंग चल रही थी। तुमसे पूछ के आएंगे क्या, कब आएंगे कब नहीं आएंगे? तुमसे पूछ के आएंगे क्या? हमारी मीटिंग चल रही थी, विभा पटेल जी आई थी। एक मिनट तुम्हारे साथ चलेंगे क्या? जानकारी चाहिए, मीटिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग अकेले आ गए। ये कौन सी बात हुई? प्रश्न क्या, अकेले आ गए? अरे अकेले सब पे भारी है जी। जैसे कि विधायक जी ने थोड़े दिन पहले वीडियो में कबूला था कि हाँ, नशे के मेरे बैनर लग के नशे का कारोबार चल रहा है, तो ये जो इनके जीतने की जो चल रही है गतिविधि, हर साल जो जीतते हैं, ये सिर्फ या तो नशे का कारोबार कर बढ़ा के जीत रहे हैं, भ्रष्टाचार करके जीत रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, सरकारी जमीनें, वक्फ की जमीनें बेच के कारोबार। आम जनता के हित की बात है क्या? आम जनता वोट देती है, आम जनता। नशे के कारोबार के दम पे चुनाव नहीं जीता जाता है, आम जनता वोट देती है। नशे के कारोबार या भ्रष्टाचार के दम पे चुनाव नहीं जीता जाता है साधना जी, आम जनता वोट देती है, आम जनता तब जीता जाता है। 27,000 से 51,000 से
65,000 से चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। आराम से बैठिए। अरे चुनाव चट्टे के आधार पर जनता वोट देती है क्या? जी 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 जी। तभी पत्नी को घर छोड़ा है और खुद यहाँ बैठे हुए हो। अरे पत्नी को लेके आओ ना, हमारी तो हारी हुई सामना कर रही है, हमारी हारी हुई सामना कर रही है, तुम्हारी जीत के घर में बैठी है। वाह, हमारी हारी हुई तुम्हारा सामना कर रही है। चलिए, घर का ही थोड़ी है, जीती हुई पार्षद को लेके आना चाहिए ना। जहाँ जरूरत है हमारी तो जाती है, जहाँ जरूरत जाती है, यहाँ हमारी जरूरत से हम आए हैं। आराम से। आपके लाडली बहना की बात होती है क्योंकि लगातार संवाद का जो क्रम था हमारा वो लगातार जारी रहा। देवास के संदर्भ में अगर बात करें तो देवास को बहुत सारी उम्मीदें हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की उम्मीद है, यहाँ बेहतर उद्योगों की उम्मीद है, यहाँ की जो विकास की परिभाषा है वो और बेहतर हो, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उससे बेहतर यहाँ पर हो सकता है। मां चामुंडा की नगरी अगर देखें तो एक धर्म स्त्री तो है ही, औद्योगिक स्त्री भी है, और इन सबको और बेहतर स्वरूप कैसा दिया जाए, इस संदर्भ में आईएनएच हरिभूमि की कोशिश थी, चर्चा की, और इसी कोशिश के बाद कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में जो भी जीतेगा, जितने भी विधायक जिस भी पार्टी के जीतेंगे, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, जो यहां से सार निकला है उस पर विचार जरूर करेगी। सम्मान की जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर अपनी साथी मेघा की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि हम अपने सभी अतिथियों का कहीं ना कहीं जो है सम्मान करते हैं और एक मोमेंटो प्रदान करते हैं जो उन्होंने मंच से वादे किए हैं उनको याद दिलाने के लिए। ओवर टू मेघा जी। संवाद की इस बेला में हम अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद है। आशीष शर्मा जी बीजेपी एमएलए, राजेश यादव जी डीडीए प्रेसिडेंट, प्रवेश अग्रवाल कांग्रेस, प्रताप सिंह ठाकुर जो हमारे आईएनएच के संवाददाता हैं, रविंद्र चौधरी जी युवा किसान संगठन से हैं, विभा पटेल जी प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस से है। तो मैं अब आईएनएच की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए प्रताप जी से कहूंगी वो मंच पर पहुंचे और साथ ही आईएनएच और हरिभूमि का पूरे परिवार की ओर से सम्मान की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए जी मनोज राजाने जी कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो मैं एक बार फिर से उनका नाम लेती हूँ, मनोज राजाने जी कांग्रेस प्रेसिडेंट जी मंच पर मौजूद है। मैं हमारे आईएनएच और हरिभूमि के साथी से अनुरोध करूंगी कि वो सभी लोगों का मोमेंट शॉल देकर सम्मान करें, प्लीज। गाड़ी में रखवा दे।